नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय प्रभाकर मिश्र जी। प्रभाकर जी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थोड़ा सा ढांपने का प्रयास करते हैं, कपड़ा छोटा है तो एक घुटना उघड़ जाता है, इस घुटने को ढांपते हैं तो ये उघड़ जाता है। इस समय सरकार इसी खेल में चल रही है। बच्चों को प्रधानमंत्री ने माफ किया, उसके बाद बच्चों के वीडियो आ रहे हैं कि पुलिस हमें परेशान कर रही है, अनावश्यक परेशान कर रही है, हमें नोटिस आ रहे हैं। पहले वाले भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने जो हमारी लिखित तय हुआ था उसमें भी एफआईआर दर्ज हो रही है। सोशल मीडिया पर अलग भयंकर चीत्कार मचा हुआ है। एक वर्ग उन बच्चों के वीडियो वायरल कर रहा है जो माफी मांग रहे हैं, नाबालिग हैं, उनके वीडियो वायरल करना सुप्रीम कोर्ट की विरोध में खड़े हो जाना है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गालियों के भी वीडियो ढूंढ ढूंढ कर ला रहे हैं। दोनों में जबरदस्त भिड़ंत चल रही है। और उधर एक वर्ग है, वो कह रहा है कि अब तो कई लोग रडार पर आएंगे। पहले एक खबर का हम आपको जिक्र कर दें, फिर हम प्रभाकर जी के पास पहुंचेंगे। प्रभाकर जी, एक खबर है आपके समक्ष स्क्रीन पर। विवादित वीडियो वायरल करने वाले लोग रडार पर हैं। 3 डिजिटल मार्केटिंग कंपनियां और 100 से अधिक यूट्यूबर पर नजर। हिंदुस्तान में ये खबर छपी है, अखबार में भी है, डिजिटल पर भी है। जंतर मंतर पर कांकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान विवादित वीडियो वायरल करने वालों की अब खैर नहीं है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अब जांच तेज कर दी है। 3 डिजिटल मार्केटिंग और सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों और 100 से ज़्यादा यूट्यूबरों पर सरकार की कोपभाजन के शिकार बनने जा रही है। प्रभाकर जी, खबर अच्छी नहीं है, कई लोगों की नींद उड़ जाएगी। और क्या इस तरीके से ये कोप भाजन और रडार में डालकर क्या जनता की आवाज़ रुक जाएगी? क्या हम जो विदेश के लोग हैं जो मीडिया पर काबिज हो गए, कब्जा कर लिया, क्या ऐसे भारत की सोशल आवाज़ को दबाया जा सकता? बड़ा गंभीर सवाल है सब पूरा, और मैं विस्तृत समझूंगा आज आपसे। शिव कुमार जी, कुछ खबरें होती हैं जो आती हैं चली जाती हैं, कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिसका इम्पैक्ट होता है, प्रभाव होता है। जंतर मंतर वही खबर थी, और जंतर मंतर के बाद देखिए, जंतर मंतर आंदोलन खत्म हो गया। जंतर मंतर पर जिस बात को लेके आंदोलन चल रहा था, मांग पूरी हो गई। फिर भी जंतर मंतर की गूंज चल रही है, गूंज जारी है। और उसी गूंज में ये खबर जो आपने दिखाई, मैं चश्मा लगा के पढ़ रहा था, आपने कहा तो मैं उसे पढ़ने लगा। ये इम्पैक्ट है और ये गूंज है, और ये बता रहा है कि इस खबर का जंतर मंतर का प्रभाव आने वाले समय पर कितना व्यापक पड़ने वाला है। अभी तो पड़ ही गया है, आने वाले समय पर भी क्या प्रभाव उसका पड़ने वाला है। मसलन कि किसी भी आंदोलन में, किसी भी प्रोटेस्ट में नारे लगते हैं। कुछ नारे अजीब होते, कुछ नारे समय समय पर आपने देखा होगा, देश में जितने आंदोलन होते हैं उसके अलग नारे होते हैं। इस नारे में, यहाँ के नारों में थोड़ी अलग तरह की बातें थी, और उस नारों में गालियां घुस गई। गालियां घुस गई इसलिए कि हमारे जो जनजी हैं वो देखते हैं कि बड़े गाली देते हैं तो कोई बात ही नहीं है, टीवी चैनल वालों के स्टूडियो में गालियां चलती हैं, कोई बात नहीं है, नेता लोग गाली देते हैं, कोई बात नहीं है, सदन में गालियां होती हैं, कोई बात नहीं है, तो उन्होंने गालियां दे दी। और उसके बाद से जो इसका इंपैक्ट हुआ, आपने देखा कि माफी देने और माफी मांगने की बात शुरू हुई। उसमें जो आज इस खबर की बात आप कर रहे हैं, वो खबर डराने वाली है। खबर डराने वाली ये है कि अब किसी आंदोलन में कोई जाएगा तो उसे इस बात का भय होगा कि मैं कुछ बोलूंगा, अगर मैं बोल दिया, मैंने कुछ ऐसी बात कह दी, मेरी कही हुई बात वायरल हो गई तो वो किसके पास चली गई, और वो वायरल हो गई, किसको कितना ऑफेंड कर दी। अगर ऑफेंड कर दी तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा, एफआईआर या 0 एफआईआर दर्ज हो जाएगा। और 0 एफआईआर अगर दर्ज हो गई तो जिंदगी बर्बाद हो जानी है। मुकदमा लड़ो, कॉलेज में हो तो कॉलेज में रिस्ट्रिकेट होने का डर, कैरेक्टर सर्टिफिकेट खराब, तमाम बातें। समाज में भर्सना अलग, समाज में बेइज्जती अलग, आपके बच्चे के लिए भी और परिवार के लिए भी, जो हो रहा है, जो दिख रहा है। तो ये तो हुआ।
अब इसके बाद एक और चीज जो हुई है वो ये कि आप जो खबर पढ़ रहे थे वो अखबार में जो लिखा हुआ है कि 3 डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों और 100 से ज्यादा यूट्यूबर्स पर नजर, कंपनियों पर वीडियो को बड़े स्तर पर वायरल करने का शक। ये उसी वीडियो के संदर्भ में किया गया है कि एक लड़की ने आपत्तिजनक बयान दिया, तो उसका वीडियो इतना वायरल कैसे हुआ, क्यों हुआ? क्या उसको वायरल करने के पीछे कोई टूलकिट काम कर रहा था क्या? या प्रधानमंत्री की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करने की कोशिश थी क्या? ये किया जा रहा था या हुआ? अगर किया जा रहा था तो कौन कर रहा था? और कर रहा था तो क्या उसके लिए कोई बाहरी शक्ति काम कर रही थी, कोई फंडिंग हो रही थी, कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था? तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनियों की भी जांच होगी। और वो खबर के मुताबिक जिनको आप कह रहे हैं कि नींद नहीं आ रही होगी, 100 बड़े यूट्यूबर्स, अब 100 बड़े यूट्यूबर्स कौन होंगे पता नहीं। मैं तो अभी यूट्यूबर बना ही नहीं, तो इसलिए मैं गया भी नहीं, तो मैं तो बड़ा कम समय के लिए गया था, तो मुझे तो चिंता नहीं है कोई। किसान आंदोलन के दौरान बात होती तो मुझे भी नींद नहीं आती, लेकिन जंतर मंतर पर तो मैं था ही नहीं, इसलिए मुझे बहुत कम गया, देख के चला आया, समझ के चला आया, तो मुझे चिंता नहीं है, लेकिन हाँ चिंता होगी। तो ये उनके लिए भी कि भविष्य में जब आंदोलन हो और जब तुम वहां जा करके कंटेंट क्रिएटर के तौर पे काम करते हो, युवाओं की बात करते हो, आंदोलन की बात करते हो, आपके कैमरे में अगर कोई एग्रेसिव बात बोलता है और उसे आप अपने प्लेटफॉर्म पे जगह देते हो, तो मुश्किल आपको भी हो सकती है। तो आप समझ रहे हैं कि एक तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने आंदोलन के बारे में अच्छी बातें और खबर बताना बंद कर दिया था। अब सोशल मीडिया पर गाज ये कि चलो इनको कैसे कंट्रोल करें। तो आप सोच के देखिए कि कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया यूट्यूबर, अगर उसे 4 बार दिल्ली पुलिस ने बुला दिया अपने ऑफिस, 4-4 घंटा बैठा दिया, अगली बार वो आंदोलन तो ना करेंगे, आंदोलन में कवरेज के लिए तो नहीं जाएंगे। पुलिस से डर सबको लगता है, मैंने कल भी आपके कार्यक्रम में बताया था कि पुलिस से सब डरते हैं, पूर्व गृह मंत्री, वर्तमान गृह मंत्री, सब डरते हैं। पुलिस खाकी वर्दी सबको डराती है। उसे जो नहीं डरता है, उसे बस इसलिए नहीं डरता है कि चलो आज कुर्सी पर हूं तो मेरा क्या पुलिस बिगाड़ लेगी, लेकिन उसे इस बात का डर होता है कि कुर्सी तो ही हमारे साथ हमेशा थोड़ा रहती है, उतरेंगे तो दबोच लेगी। तो ये जो है, ये जो डर पैदा किया जा रहा है, ये डर आंदोलन, देश में आंदोलन की संस्कृति के जड़ में मट्ठा डालने का प्रयास है, डिसेंटिंग वॉइस को दबाने की कोशिश है, वैसी आवाजों को तोड़ने रोकने की कोशिश है जो आवाजें अप्रिय लगती हैं, जो आवाजें सत्ता से सवाल करती हैं। और ये फिर मैं आके कहूंगा कि फिर ये कोशिश लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश होगी। मैं ये नहीं कहता कि अगर इस आंदोलन में कुछ ऐसी शक्तियां थीं तो जांच होनी चाहिए, लेकिन कहने से बात नहीं बनेगी। मुझे एक उदाहरण दे रहा हूं, किसान आंदोलन में आप भी थे। जंतर मंतर आंदोलन की बात जब आप करेंगे तो किसान आंदोलन के बाद बात पूरी होती नहीं, इसलिए कि इसके पहले देश के सबसे बड़े आंदोलनों में से किसान आंदोलन भी था, और संयोग से आप भी गवाह थे, मैं भी गवाह था। तो उस दौरान एक बात बार बार होती थी कि उस आंदोलन में बाहरी शक्तियां हैं, देश विरोधी ताकतें हैं, इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, तमाम बातें हो रही थी, सोशल मीडिया पर भी और मीडिया में भी। और वही बात सुप्रीम कोर्ट में किसी ने कह दी। सुप्रीम कोर्ट में एक किसान संगठन खड़ा हुआ, जो सरकार का किसान संगठन में उसमें बट गए थे, कुछ किसान संगठन खड़ा किए गए थे जो सरकार के पक्ष में बोलने वाले थे। तो उसी तरह का एक किसान संगठन सुप्रीम कोर्ट में खड़ा हुआ और उसने अपनी बातें कही, और उसी क्रम में सरकार के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि माय लॉर्ड, इस आंदोलन में बाहरी शक्तियों का हाथ है, देश विरोधी शक्तियों का हाथ है। कोर्ट ने कह दिया ऐसा है, तो कहा हां ऐसा है, तो एक काम करिए, जो आप ये बात कह रहे हैं जांच कीजिए और हलफनामे में लेकर आइए, हलफनामे एफिडेविट दायर कीजिए सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें आप कहेंगे, रिकॉर्ड में कहेंगे कि इस आंदोलन में बाहरी शक्तियों का हाथ है, विदेशी फंडिंग हो रही है, और इसको जांच करके वो सारी चीजें लिख करके लेके आइए। अब दिक्कत क्या है शिव कुमार जी की, अदालतों में, संसद में तो इधर उधर बोल लेते हैं, अदालत में एफिडेविट में गलत बोलने पर थोड़ी दिक्कत हो, अदालत में नहीं बोल, सब डरते।
इस अदालत की गरिमा के बारे में जो भी कह ले, अदालत के सामने लोग झूठ बोलने से बचते हैं। लिख के हलफनामे में गलत बात, झूठी बात नहीं बोली जा सकती। और हम इंतजार करते रह गए कि सरकार की तरफ से वो हलफनामा आएगा जिसमें कहा जाएगा कि ये संगठन, ये शक्तियां इतना पैसा इस आंदोलन में डोनेट कर रही थी और इस तरह से देश को बांटने के लिए कोशिश कर रही। वो हलफनामा दायर ही नहीं हुआ, वो हलफनामा दायर ही नहीं हुआ। तो कुछ बातें होती हैं जो खौफ पैदा करने के लिए। तो क्या ये रडार भी खौफ पैदा करने के लिए है, ताकि लोग पहले से ही डर जाएं? हाँ, अभी क्या है, अभी इसको ऐसे समझें, ये जो अभी डराने वाले लोग हैं, जिसे हम जेन जी और जेन अल्फा कह रहे हैं, ये सब कौन बच्चे हैं? स्कूल कॉलेज वाले बच्चे हैं। और अगर उन्हें डरा दिया गया, उनके पेरेंट्स को डरा दिया गया, तो कल को जंतर मंतर पे कुछ आंदोलन होता है, कुछ प्रोटेस्ट होती है, तो क्या करें? घर में पापा तो डंडा लेके बैठ जाएंगे, ताला लगा देंगे, जाके दिखाओ, तुम्हारे चक्कर में सोच रहे पुलिस आ गई दरवाजे पर। हाँ, तो जीवन में नहीं आई थी, हमारे तो जीवन में दरवाजे तक नहीं आई थी, जीवन में नहीं आएगी। अब बताओ, इसके बाद कौन लड़का कौन लड़की जाएगा आंदोलन करने? दो चार चले जाएंगे, सिरफिरे होंगे, चले जाएंगे, लेकिन सामान्यतया बच्चे नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तो ये जो जेनजी का खौफ है सरकार पर, वो खौफ तो कम हो जाएगा ना, कि अरे चलो ठीक है जेनजी है, बट जेनजी जंतर मंतर आएगा ही नहीं, सड़कों पे तो निकलेगा ही नहीं। उन्होंने डरा दिया उसको। तो जिस जेनजी से, जिस जनरेशन से सरकार डर रही है अब तक, अब उसे डराने की कोशिश हो रही है कि जो सरकार पर, जो व्यवस्था पर जो जेनजीज का एक भय पैदा हुआ है, उसको कैसे कम करना है और इसको, उसकी धारा उल्टी करनी है, उसको मोड़ देना है कि वो डरे। तो ये जो कोशिश है वो उसी तरह की कोशिश है। एक बात और, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे आप, लेकिन उसके पहले एक चीज और मैं जोड़ देता हूं कि जिस लड़की की बात हुई कि लड़की ने प्रधानमंत्री को लेकर अपशब्द कहे थे, जिसको प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद उनका वीडियो आया था और जिस लड़की ने माफी मांगी थी, उसको लेके खबर छपी अखबार में कि उस लड़की की मां बोली प्रधानमंत्री ने क्षमा करके तोहफा दिया है। उस लड़की का बर्थडे था शनिवार को, तो उन्होंने कहा कि ये जन्मदिन का तोहफा है, और फिर भी ये एक गुहार लगाई है कि एफआईआर वापस ले लिया जाए। एक बात और कही है माता जी ने, उस बच्ची की मां ने, कि उनकी बेटी को गोद ले ले प्रधानमंत्री जी और उसे जीने की सही राह दिखाकर जिंदगी संवार दे। मुझे लगता है कि पीएमओ इस पर काम भी करेगा। वो गोद लें या न लें, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, इसलिए कि ये करने के बाद से ना एक अलग तरह की छवि क्रिएट होगी कि जिस लड़की ने इस तरह से प्रधानमंत्री को भला बुरा कहा, प्रधानमंत्री ने इतनी उदारता दिखाई और उसे गोद लिया या उसका भरण पोषण और उसके लिए भले के लिए कदम उठाया। मुझे लगता है कि ये हो जाएगा। वो खबर आ भी सकती है 2-4 दिन में, या सूत्रों के हवाले से खबर आ सकती है कि प्रधानमंत्री ने उसकी मां के इस गुहार का संज्ञान लिया है। तो ये भी है। और एक और जो डिस्कोर्स है जिस पर मुझे लगता है कि और चर्चा नहीं हुई, उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, हालांकि आपने की है, लोग कर भी रहे हैं, कि क्या हमने पहले कहा कि क्या ये भय से, इसे डराने से वो डर जाएंगे क्या? इसको लेके दो बातें हो सकती है, डर भी जाएंगे और नहीं तो ये भी कि जब आप बहुत डराएंगे तो खौफ खत्म हो जाएगा, वो एक अलग स्थिति पैदा होगी। तो ये जो अखबार है, अखबार की जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट पढ़ दूं, 2 लाइन पढ़ता हूं। विदेशी कनेक्शन की भी जांच होगी। जांच अधिकारी इस बात का पता लगा रहे हैं कि क्या इन कंपनियों या इन्फ्लुएंसर नेटवर्क को देश का माहौल बिगाड़ने और प्रधानमंत्री की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए किसी प्रकार की संदिग्ध विदेशी फंडिंग या विदेशी ताकतों से कोई कनेक्शन तो नहीं था। अब ये जो सब्जेक्ट है ना, जांच का जो दायरा है, उस जांच के दायरे में सब आएंगे,
शिव कुमार मिश्रा भी आ सकते हैं। आप दिन भर ऐसा यही मत सब चलाते हैं, दिन भर ऐसा आप मत यही सब। करिए, ऐसा मत करिए। नहीं, कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है। तो यही है, ये एक मुझे लगता है कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश है कि भैया देखो, जंजी हो ठीक हो, आप बाहर आओगे मुसीबत में पड़ जाओगे। अच्छा, क्या जरूरी नहीं है, एक 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 संदिग्ध बात यह भी तो हो सकती है कि कुछ ही लोगों का वीडियो वायरल, ऐसे लोगों का वीडियो वायरल करो ताकि आंदोलन को डिसोन कर किया जा सके, ऐसे लोगों को दबोच लिया जा सके, इसलिए कि वहां पर अच्छी बातें करने वाले भी तो लोग थे। या फिर ये भी मनोवैज्ञानिक दबाव होगा, कल से वहां की भीड़ के वीडियो आने लगे जंतर मंतर के, लोग फिर जाने लगे, तो ये लोग रुके, जंतर मंतर की तस्वीरें आना बंद हो। क्योंकि अब एक जंतर मंतर नहीं है, पटना अलग जंतर मंतर है, लखनऊ अलग जंतर मंतर है, भोपाल अलग जंतर मंतर है, आपकी मुंबई अलग जंतर मंतर है, चंडीगढ़ अलग जंतर मंतर है, देहरादून अलग जंतर मंतर है। तो कितने जंतर मंतर रोकोगे? और एक जंतर मंतर की भी आवाज अगर जाती रहेगी तो दूसरा जंतर मंतर सुलगता रहेगा। क्या इसको भी लेकर सरकार दबाव बनाना चाह रही हो? हाँ, मैंने कहा यस, कि अभी जो है वो युवाओं का खौफ है इस जंतर मंतर प्रोटेस्ट के बाद जो चीजें हुई हैं, सरकार उससे हिली हुई है, सरकार डरी हुई है। तो सरकार डरी हुई है तो उसे लग रहा है कि ये तो फिर आ सकते हैं, बार बार धमका भी तो रहे हैं, केस वापस लो नहीं तो अब सड़क पे आ जाएंगे, एफआईआर वापस लो नहीं तब सड़क पे आ जाएंगे। और अभी तो देश में मुद्दों की कमी थोड़ी ना है, अभी E24 तो पड़ा, E20 तो पड़ा हुआ है, E20 तो भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल। वो तो सुलग रहा है, बस कब उसमें से वो निकल जाए कोई नहीं कर सकता। तो इस तरह की उस तरह की स्थिति, जंतर मंतर जैसी स्थिति पैदा न हो, उसके लिए एक ये तरीका हो सकता है। मुझे लगता है कि आपने अच्छा कहा कि पटना हो, लखनऊ हो, मुंबई हो, इंदौर ग्वालियर हो, वहां के बच्चों के मन में, उनके परिवार वालों के मन में ये बैठा देना है कि बेटा आ रहे हो तो सोच लेना, निकल रहे हो तो सोच लेना, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, पुलिस पूछताछ करेगी, जेल जाना पड़ सकता है, कॉलेज से नाम कट जाएगा, नौकरी में दिक्कत हो जाएगी, समाज में बदनामी होगी, सो अलग से। तो ये एक हो सकता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। नहीं प्रभाकर जी, एक और चीज है कि किसान आंदोलन में हम और आप रहे थे, कई पत्रकार उठा लिए गए थे, बड़े तोड़े गए थे, 2-3 हरियाणा के पत्रकार थे, और उससे उन्हें ऐसी ऑक्सीजन भी मिली कि आज वो करोड़ों व्यूज महीने में कमाते। नाम आपको पता है, किसी का नाम लेना ठीक नहीं लगता है। कई लोग बहुत नुकसान भी उठा गए। हमारे एक साथी हैं रवीश रंजन शुक्ला जी, कितनी शानदार पत्रकारिता की, अभी बेचारे उस दिन चले गए जंतर मंतर पर, तो उनके साथ लोगों ने मिसबिहेव किया, जबकि उनसे ज्यादा तो कोई जनता की आवाज उठाने वाला नहीं है। लेकिन किसी ने यह सवाल नहीं किया, जब सिस्टम ऊपर वाला बदल जाता तो वो रिपोर्टर क्या करेगा? रिपोर्टर तो ऊपर रिपोर्ट करता है, नीचे थोड़ी रिपोर्ट करता है, अपने से नीचे को रिपोर्ट थोड़ी करता है। ऊपर वाला खबर चलाएगा कि नहीं चलाएगा ये रिपोर्टर तय नहीं करता है। आप तो बड़े सीनियर लेवल पर रह चुके हैं एक संस्थान में, भाई आप खबर भेजें, ऊपर वाला न चलाए तो आप क्या, आपका दबाव क्या है? आपका काम तो रिपोर्टिंग करके रिपोर्ट करना है। तो ऐसा भी हुआ उधर, इस टाइप के जिनके साथ गड़बड़ी हुई है। अब रवीश रंजन जी तो ऐसे नहीं है, लेकिन उसमें कई ऐसे पत्रकार है वो कह रहे हैं हमारे साथ गड़बड़ी की है, अब कि हम बताएंगे हमारे रिपोर्टर के साथ गड़बड़ी की है। तो वो दिनों रात अपना राग लाप रहे हैं। ऐसे में सच नहीं सामने आ रहा प्रभाकर जी, और सरकार चाहती है पूरी सच्चाई सामने ना आए। बस नहीं, सरकार कौन, सरकारें कभी भी पूरी सच्चाई नहीं चाहती कि सामने, कोई नहीं चाहता, धरती नहीं चाहती, अपने संसाधनों को छुपा के रखती है। माइनिंग जो होता है ना, जमीन के कई तल नीचे होता है, तो होता है, ये व्यवस्था है, जिसके पास है वो छुपाता है। और सरकार छुपाती इसलिए है कि सरकार तो अगर छुपाएगी नहीं, ज्यादा पारदर्शिता जो होती है ना, वो कई बार ठीक नहीं होती। ये सुनने में साउंड बुरा करेगा, टू मच डेमोक्रेसी,
हाँ, टू मच डेमोक्रेसी, ज्यादा पारदर्शिता कितनी नुकसानदेह हो सकती है, उसका अगर देखना हो तो आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ज्यादा पारदर्शी हो गया। जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने सीजेआई के कार्यकाल में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पारदर्शी कर दिया था। प्रत्येक चीजें ऑनलाइन हो गई, सारा देश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देख रहा है, वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, सोशल मीडिया वीडियो जा रहा है। नतीजा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के गले का घाव हो गया। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले में बदलाव करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया सोशल मीडिया पर ना, अब वो उतना वापस तो नहीं जा सकते, सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप वायरल नहीं कर सकते। ऊपर से बीच में एक और पर 2-3 दिन पहले बदलाव हुआ, वो मेंशनिंग वाला जो टाइम होगा सवेरे सवेरे, जिसमें कोई वकील खड़ा होकर के कोर्ट से संज्ञान कहता है कि माय लॉर्ड संज्ञान ले लीजिए, और कोर्ट ने कह दिया कि हम संज्ञान लेने का हमारे पास समय नहीं है, तो बड़ी उसको लेकर बड़ी आलोचना हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने नियम निकाला, ये संज्ञान लेने वाला जो समय होगा, जो बात वकील कहेगा, उस समय वीडियो चलेगा, उस समय कैमरे ऑफ रहेंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। तो देखिए, छुपाना सब चाहते हैं, सब छुपाना चाहते हैं, घर के गार्जियन भी छुपाना चाहते हैं, बड़े भी छुपाना चाहते हैं। अरे सर, सरकार राजनीतिक दलों में जिनके अपने एमपी सांसद हैं, उनसे मना कर दिया गया है कि आप किसी भी बैठक में प्रधानमंत्री जी की में या मुख्यमंत्री की में या राष्ट्रीय अध्यक्ष की में कैमरे लेके नहीं आओगे, कोई मोबाइल लेके नहीं आओगे। वो कोई ऐसा नहीं है कि अकेले बीजेपी ने किया हो, सभी राजनीतिक दलों में यार बाहर जमा करा दिए जाते हैं। बड़ा खतरनाक चीज हो गया है, बड़ा खतरनाक चीज हो गया है। ये तो चलता वो तो है ना, ये कब कहां किसका इस्तेमाल हो जाए आप समझ ही ना पाओ। तो इसलिए वो तो मतलब उसको लेकर के कोई वो नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। भाई, किसी पॉलिटिकल पार्टी के भीतर क्या हो रहा है वो पार्टी का अंदरूनी मामला हो सकता है, लेकिन जिस फैसले से, जिस बात से देश के युवाओं को, देश के लोगों का हित और अहित जुड़ा हो, उसके बारे में तो सबको जानने का अधिकार है। मुझे लगता है कि वहां पर पारदर्शिता होनी चाहिए। बाकी आप किसको बना रहे हैं, किसको बिगाड़ रहे हैं, किसको अध्यक्ष बना रहे हैं, किसको हटा रहे हैं, किसको मंत्री बना रहे हैं, किसको महामंत्री बना रहे हैं, ठीक है, उससे नहीं, लेकिन जिसको बनाने से, जिसके होने से देश के जनता पर, आवाम पर जिसका असर पड़ता है, मुझे लगता है कि वो वहां पर पारदर्शिता होनी चाहिए, वहां पर कोई कर्टन, कोई पर्दा नहीं लगना चाहिए। चलिए प्रभाकर जी, अब देखते हैं कि इसका दर्शक क्या फॉलो अप देते हैं। क्या ये रडार वाली बात से एक बार जैन जी फिर नाराज होता है, या रडार की खबर से जैन जी भी सरेंडर करता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर इन यूट्यूबरों को लेकर अगर जैन जी खड़ा हो गया तो सरकार को संभालना मुश्किल हो जाएगा। फिर उसी तरीके से कहा जाएगा कि ये जो खबर थी वो गलत छपी थी। आपको याद अच्छा, एक होगा, बात आप एक बात बताइए, हर चीज में हम जैन जी के भरोसे छोड़ेंगे क्या? क्यों अब नहीं और कुछ देश के, बचा ही नहीं, क्यों, और अरे कुछ क्यों बचा ही नहीं, नहीं है। अच्छा क्यों नहीं 100 इन्फ्लुएंसर्स को जो अगर पुलिस बुलाती है, अगर उनके खिलाफ जांच होती है और उन्हें परेशान किया जाता है, तो देश के तमाम जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं और इन्फ्लुएंसर हैं और जो लोग ये करते हैं, आवाज उठाने वाले, उन्हें आओ, सामने आओ, तुम भी कुछ करो यार। हर बात में जैन जी, सब चीज पूरा अपना सब कुछ जैन जी के भरोसे। बच्चों के कंधे पर कितना भार रखोगे भाई? उनको पढ़ना भी है, उनका करियर भी है, उनको शादी ब्याह भी करनी है, उनको नौकरी, सब कुछ करना है। अब सारा कुछ आंदोलन, अब वो अपना परीक्षा के लिए व्यवस्था खुद ही कराएं, आपके गाड़ी में पेट्रोल ठीक मिले वही कराएं, आपका यूट्यूब की दुकान चलती है उसके लिए भी वही आंदोलन करें, हर बात में वही आंदोलन करें। क्या मतलब, भाई जैन जी हैं, अभी उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया, उनपे आपने इतना कुछ मतलब क्या? मुझे लगता है कि उनसे ज्यादा उम्मीद मत कीजिए, उनको उनका काम भी करने दीजिए, बीच बीच में उनका सहयोग कीजिए, उनकी हेल्प लीजिए, लेकिन 100% डिपेंडेंसी ठीक नहीं है, कुछ लड़ाई खुद भी लड़नी होगी। चलिए इस खबर को अब यहीं विराम देते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।